अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कोविड से मुताल्लिक़ इजलास की क़यादत की। जब सदारत की वज़ीर-ए-आज़म ने तो उसमें जो मीडिया ब्रीफिंग थी उसमें उन्होंने बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ इशारा दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सूरत हाल बेहतर ना हुई तो हमें शहर बंद करना पड़ेंगे। एक इस मौजू पर बात करेंगे। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब की रिहाई है। शहबाज शरीफ साहब की रिहाई क्या हुकूमत के लिए कोई परेशानी है? नहीं है। खुद पार्टी में मरियम नवाज साहिबा जो पोजीशन लेकर बैठी हुई थी उनके लिए कोई परेशानी है? नहीं है। इस पर बात करेंगे। जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप एक्टिव हो गया है और जहांगीर तरीन साहब को ठंडी हवाएं महसूस हो रही हैं इस्लामाबाद से। इन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। सबसे पहले ज़रा कोरोना की सूरत हाल पर जो हमने बात करनी है और वज़ीर आज़म ने क्या कहा ये मैं आपको बताऊंगा। प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर शाज़ली मंजूर, फेमस हैं पल्मोनोलॉजिस्ट। कोरोना से मुताल्लिक पेशेंट्स को जो है वो देखते रहे हैं थ्रू आउट, और इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर उनका ज़रा मौक़िफ़ जानेंगे कि किस तरीके से बचा जा सकता है, कैसे जो है वो आगे बढ़े सूरत हाल में। डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा, मुशीर इत्तलात पंजाब, वज़ीर आला, हमारे साथ मौजूद होंगी। मलिक अहमद खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। के प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे सूरत हाल पर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। प्रोग्राम के शुरू में जो है मैं ज़रा आपको सुनवाना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने आज कोरोना की सूरत हाल पर क्या बात की। अब तक कहते रहे लोगों को कि SOPs पे चलो, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर ना कोई खौफ है, ना कोई एहतियात कर रहे हैं, और इसी की वजह से ये तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो अब से मैंने पाकिस्तानी फ़ौज को कहा कि वो भी आके हमारी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट की मदद करे। जो सबसे बड़ी एहतियात है, जब ये मास्क पहन लेते हैं तो आधा मसला इधर हल हो जाता है। इसके ऊपर पूरी तरह जोर लगाएंगे। हमारी पुलिस और पुलिस की मदद करेगी पाकिस्तानी फौज, और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि अगर आप SOPs पे चलेंगे तो हमें फिर वो जो सबसे खौफनाक चीज है शहरों का लॉकडाउन, वो हमें नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आई स्टार्ट विद यू। मुझे ये बताइएगा कि किस तरफ जा रही है सूरत हाल। वज़ीर आज़म ने इशारा दे दिया है कि फौज भी जो है वो तलब करेंगे, शहरों को लॉकडाउन भी करना पड़ सकता है, टाइमिंग्स भी चेंज कर दी हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या सूरत हाल है, और लोग जो है वो किस तरह जो है वो इसको ले रहे हैं कि हमारी नौबत भी जो है वो खतरनाक हद तक पहुंच रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत प्रोग्राम में बुलाने का। सूरत हाल तो बड़ी खराब है, और ये 3-4 हफ्तों में हम बात ये कर रहे थे मुख्तलिफ प्रोग्रामों से, आपके टेलीविजन और प्रिंट मीडिया के थ्रू के काफी अलार्मिंग सिचुएशन है, और बहुत ज्यादा जो है इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ गया। आप खुद भी देख रहे हैं, और 150-200 जो है अमवात हो रही हैं ऑलमोस्ट डेली, और 5 से 6 हज़ार क्रॉस कर गए हम जो पॉजिटिव केस हैं। और बहुत सारे अब मरीज आ रहे हैं, पूरा खानदान इन्वॉल्व हो रहा है। हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, लोग इमरजेंसी में पड़े होते हैं, उनको मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में भेजने की कोशिश हो रही होती है, वहां भी बेड्स नहीं होते। तो ये एक इंतहाई खतरनाक सिचुएशन, जिस तरह वजीर आजम साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा है। पिछले साल जब ये आगाज हुआ था, आपको याद होगा, तो लोगों में थोड़ी सी खौफ था, लोग अपने SOPs फॉलो कर रहे थे। इस दफा तो बिल्कुल ही लोगों ने अपने आप को छोड़ दिया है। उनको कोई इस किस्म की वो नहीं है कि लोग जो बाकी अवाम है वो कैसे सफर कर रही है। सालों का तो जाहिर बात है सिचुएशन आपके जो है मीडिया के थ्रू लोग बता रहे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से लोगों को उसकी अब कोई परवाह नहीं है। तो सिचुएशन काफी अलार्मिंग है। अगर यही रही तो जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने कहा था, हमने पिछले दिनों कुछ कहा, डॉक्टर्स ने भी कहा, और असद उमर साहब ने भी कहा कि भाई फिर लॉकडाउन की तरफ तो जाना पड़ेगा। अब लॉकडाउन लोग फिर इसको भी लाइक नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये सूरत हाल रही तो फिर लॉकडाउन के अलावा तो कुछ नहीं होगा। और उसकी एग्जांपल मैं आपको सिंपल दे देता हूँ। UK ने अब ऐसा लॉकडाउन करके खोल दिया है, जर्मनी ने खोल दिया है। इस टाइम हमारे हमसाया मुल्क के 2 बड़े शहरों को उन्होंने लॉकडाउन किया है। मईशत एक तरफ होती है, लेकिन आप देखें कि लोग किस मुसीबत में गिरफ्तार हैं, अमवात हो रही हैं, और हेल्थ केयर पे बर्डन पड़ रहा है, डॉक्टर्स पे बर्डन पड़ रहा है, ऑक्सीजन कम हो जाएंगे, बेड्स कम हो जाएंगे, वेंटिलेटर कम हो जाएंगे। तो ये बड़ी संगीन सूरत हाल की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक, डॉक्टर साहब, इंडिया तो खुद अपनी वैक्सीन भी बना रहा है। इंडिया के अंदर सिचुएशन बड़ी वर्स्ट हो गई है, बड़ा डिजास्टर हुआ है। शहरों के लॉकडाउन से लेके जितना फास्ट स्प्रेड हो रहा है वहां पर, फास्टेस्ट, हम कहां खड़े? क्यों जो इंडिया का ये वेव अभी किसी जगह जाके थमेगा? हमें भी ये सिग्नलिंग मिल रही है कि अगर हमने अभी इस वक्त केयर ना की तो खुदा ना खास्ता जो है हमारी सिचुएशन भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज जैसी हो जाएगी, या इससे ज्यादा खराब हो जाएगी, और वैक्सीनेशन का भी हमारे यहाँ
पूरे तरीके से लोग अभी तैयार नहीं हो पा रहे हैं वैक्सीन कराने के लिए, हालांकि हुकूमत की तरफ से तो बेहतर इंतजाम देख रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए। इस स्टेज पे हम जो है वो कहाँ खड़े हुए हैं? देखिए, जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, मैंने आपको बताया कि 2 बड़े शहरों ने जो है वो अभी लॉकडाउन कर दिए हैं, और मैं पढ़ रहा था, देख भी रहा था कि ऑक्सीजन के लिए लोग अब कतारों में खड़े हैं। जिस तरह पहले होता था ना, पानी के लिए लोग कतारों में खड़े होते थे। ऑक्सीजन ऐसी चीज है कि जो लाइफ सेविंग है। अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी इन मरीजों को जो जिनके फेफड़े ही डैमेज हैं, तो जाहिर बात है अमवात होंगी, एक अनार्की की सूरत हाल होगी, और सड़कों पे उस तरह लाशें पड़ी हों। इंडिया में उनकी आबादी हमसे बहुत बहुत बड़ी आबादी है, तो वहां पे तो ये सिचुएशन हो रही है और शायद हो जाए। तो हमें वही चीज यहाँ पे प्रीएम्प्ट करनी चाहिए कि अपने हेल्थ केयर पे बर्डन नहीं डालना चाहिए। आखिर एक हॉस्पिटल की एक सप्लाई है ऑक्सीजन की, वो कितनी देर तक रहती है? इतनी हाई फ्लो जब ऑक्सीजन चल रही होती है, सारे मरीजों को लग रही होती है, तो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाती है, और फिर आपको लाने में, उसमें ताखीर और उसको करने में, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन भरने में बहुत देर लग जाती है। तो अगर इतना बर्डन होगा तो जाहिर बात है पूरा निजाम बैठ सकता है किसी भी अस्पताल का, चाहे वो कितना बड़ा अस्पताल हो, और उसका निजाम बैठ जाएगा। फिर डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, राउंड द क्लॉक हम काम कर रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं है, मरीज पे मरीज आते जा रहे हैं, तो फिर वो निजाम ब्रेक डाउन होगा, उससे लोगों को तकलीफ होगी, उससे फिर एक अनार्की की सूरत हाल, फिर वो उसकी तरफ लोग चले जाएंगे। जाहिर बात है लोग तो आएंगे, उनमें अदम बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, सब्र इसमें आना रेबरेज हो जाता है, क्योंकि लोग देखते हैं कि जी उनके लवाकिन जो है उनकी हालत बुरी है, अब डॉक्टर्स के पास जाना, अस्पताल में फैसिलिटी नहीं है, तो उसका जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। तो इसलिए उसको बचाने के लिए अगर आपको ये तदबीरें ये नहीं करेंगे तो फिर हमारा भी वही हशर हो सकता है जो हम अपने नेबरिंग कंट्री में देख रहे हैं। ठीक, तो ये जो इकदामात जो अनाउंस किया है कि 5% से ज्यादा केसेस वाले अजला में भी कहा है कि स्कूल्स बंद कर देंगे, जहां पर इससे ज्यादा बढ़ेगा 20% होगा, वहां शहरों को कंप्लीट लॉकडाउन कर देंगे, ये जो अभी डिसीजन लिया है, आपके ख्याल में कितना जल्दी इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए? अगर परसेंटेज पर हम ना भी जाएं कि हम रुक सकें उस चीज से, क्योंकि गवर्नमेंट का स्टांस हमने देखा है थ्रू आउट ये रहा है कि हमने मईशत को भी चलाना है और कोरोना से भी निपटना है, लेकिन क्या अब हम वहां खड़े हुए हैं कि जहां हमें कोरोना से ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से निपटना होगा, ना कि मईशत की वजह से थोड़ा सा स्पेस देना? और आप जाहिर है बार बार बात करते हैं, टुवर्ड्स द वेरी एंड मैं चाहता हूं ब्रीफ ही अगर आप बता दें कि ये जो वेरिएंट है, जो थर्ड वेव है, ये कितना ज्यादा खतरनाक है, ताकि लोग इसको थोड़ा संजीदा लें, क्योंकि ये बार बार मीडिया पे भी बात हो रही है, आप लोग डॉक्टर्स डील भी कर रहे हैं और मीडिया पे भी आके बता रहे हैं, लेकिन हमारे लोग नहीं लेते। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा एक दफा फिर ये बता दें कि ये कितना खतरनाक है पिछले वाले से, जो हमारे यहाँ इसको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। लेकिन पहली तो बात है कि हमने इस वेव को प्लेटो करना है, इसको हमने दबाना है। जाहिर बात है खत्म नहीं होगा। पिछले साल भी मैं ये कह रहा था कि वेव्स आती रहेंगी। अब ये वेव्स का जो है ना मैक्सिमम सर्ज जा रहा है, ये निकलता जा रहा है, हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मॉइश्चर तो देखें एक अलहदा हिस्सा, ये भी मॉइश्चर का हिस्सा ही है। मतलब लोग अपने जो लवाकिन को ला रहे हैं और जो लोगों उसका इलाज करा रहे हैं, उनका हेल्थ पे भी बर्डन पड़ रहा है, उनको दवाइयां खरीदनी है, अस्पताल के खर्चे हैं, मतलब बहुत सारे चीजें हैं, मुख्तलिफ शहरों से वो आते हैं, उनका इलाज मुआवजा मुश्किल होता जा रहा है। तो ये भी एक मईशत का हिस्सा है। अब सबसे ज्यादा मईशत से ज्यादा तो इंसान की जिंदगी है ना। आप मतलब एक वक्त रोटी खा के जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आप जो है आपके अगर घर के ऊपर इतना बड़ा अजाब हो गया और मरीज मरने वाला है, कोई मर जाता है खानदान में, तो ये बड़ी एक उसका इम्पैक्ट आपकी जिंदगी पे पड़ जाएगा, पूरे खानदान पे पड़ेगा और थ्रू आउट पड़ेगा। ये जो अभी वेव आ रही है ना, ये बहुत लीथल वेव है, ये बहुत संगीन वेव है। हम इसको देख रहे हैं, मरीज ठीक नहीं हो रहे और वो देर लगा रहे हैं ठीक होने में। तो जाहिर बात है अगर वो एडमिट 5 दिन के लिए होते थे, तो अब वो 15 दिन के लिए हो रहे हैं, एक महीने के लिए हो रहे हैं, और वो ठीक नहीं हो रहे, उनकी डिसेबिलिटी में इजाफा हो रहा है। हो सकता है वापस माशरे में जाए, वो अपना किरदार ही अदा ना कर सकें। तो इससे हमने अपनी आवाम को बचाना है, उनमें अवेयरनेस करनी है, SOPs का करना है। जहां तक रहा स्कूल का ताल्लुक, देखें मैंने किसी और प्रोग्राम में भी ये बात कही थी, हम भी मेडिकल कर चुके हैं, हमसे कुछ लोग पहले हमारे साथ कर गए, कुछ हमसे बाद में आ गए। इंसान की जिंदगी में अपनी फील्ड में कैरियर में उतार चढ़ाव आता है। अगर एक साल आपने कोई चीज एग्जाम नहीं दिया और अगले साल दे दिया, तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग आपसे पीछे रह जाते हैं, बहुत सारे लोग जिंदगी में कैरियर में आगे निकल जाते हैं एक नॉर्मल वक्त में। ये वक्त बड़ा खतरनाक है, इसमें हमें बड़े सोच समझ के फैसले करने हैं। स्कूलों को बंद करना है, एग्जाम हम ऑनलाइन ले सकते हैं, नहीं तो कुछ अरसे बाद ले सकते हैं। ये जो भी चीज है इससे हमने निपटना है हर सूरत में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। फिरदौस, बड़े सख्त इकदामात की तरफ वज़ीर आज़म ने इशारा दे दिया है
لوگ بھی ظاہر ہے اس طرح سنجیدہ نہیں لے رہے, ڈاکٹرز پہ برڈن ہے, ہیلتھ کیئر سسٹم پہ برڈن ہے. کیسے آپ لوگ انشور کریں گے کہ جو اقدامات آپ کی گورنمنٹ اب پلان کر رہی ہے اس کو جلد سے جلد امپلیمنٹ کریں, کیونکہ یہ نہ ہو کہ جیسے آج میں یہ دیکھ رہا تھا اسد عمر صاحب نے کہا کہ لوگ عید کی شاپنگ پہلے ہی کر لیں, ظاہر ہے وہ بھی پھر فوراً نکل جاتے ہیں, لوگ فوراً شروع کر دیتے ہیں, لیکن کیسے انشور کریں گے کہ ہم اس طرف نہ جائیں جس طرف ہمارے پڑوسی ممالک انڈیا اور دیگر ممالک چلے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل, میں شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے ایک انتہائی اہم عوامی ایشو پہ جو ہے اس ڈیبیٹ کو انگیج کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے جس کی طرف نشاندہی کی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان حالت جنگ میں ہے اور پوری دنیا چونکہ ایک گلوبل کرائسس کا شکار ہے اور یہ جو وائرس ہے اکراس دی گلوب اس نے تباہ کاریاں مچائی ہیں اور ڈیولپڈ کنٹریز بھی اس کرونا کی ان تباہ کاریوں سے نہیں بچ سکے ان اسپائٹ آف دیئر بیسٹ پاسبل ہیلتھ کیئر سسٹم اور سوشل سٹرکچر. لیکن پاکستان کا چیلنج اس حوالے سے بھی زیادہ اہم ہے کہ یہاں ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر ایک لمٹ تک کا برڈن دے سکتے ہیں, اس کے بعد کا برڈن جو ہے اس کو اٹھانے کی آپ کے ہیلتھ سسٹم کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. اور یہ جو اب تک ہم پیک پہ جا کے اس وقت بھی پنجاب کے اندر اگر میں بات کروں تو اس وقت 88% آلموسٹ جو ہے بیڈ آکوپینسی ہے جو وینٹیلیٹرز پہ ہے اور آکسیجن کا بھی اسی طرح پریشر ہے جس طرح باقی دوسرے شہروں میں نظر آ رہا ہے. اور انفارچونیٹلی جو میکسیمم ڈیتھ ٹول ریٹ ہے اس میں 81 پر ڈیتھ جو ہے وہ پنجاب میں ہے. تو یہ لاہور جیسا شہر ہو یا فیصل آباد, ملتان اور پنجاب کے دیگر بڑے شہر جو ہیں وہاں پہ یہ لیتھل ویپن کے طور پہ اس وقت یہ وائرس جو ہے وہ ہر کسی کو تہس نہس کرتا جا رہا ہے. اور اب اس میں ہماری ذمہ داری ایز اے گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کے جو ریسورسز ہیں ان کو پریزرو بھی کرنا ہے, پروٹیکٹ بھی کرنا ہے اور وہاں آنے والے جو مریض ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے. جو عادل پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے بڑی اہم بات ہے. دیکھیں جنگ کے اندر کبھی کوئی فوج, کوئی حکومت, کوئی ادارہ تنہا نہیں لڑا کرتا. پوری قوم جو ہے اس جنگ میں ہر طرح سے اپنے اداروں کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے, پھر جا کے وہ جنگ آپ جیتتے ہیں. اس کورونا کی جنگ میں ہمارا پیرامیڈیکل, ہمارا میڈیا, ہماری سول سوسائٹی, ہمارا اوورال حکومتی انتظامیہ, پولیس اور پھر افواج پاکستان اور رینجر بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں. تو اب ہمیں ہر حال میں اس جنگ کو جیتنا ہے, لیکن کوئی جنگ بھی عوام کی طاقت, عوام کی سپورٹ اور عوام کے تعاون کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی. ملک صاحب یہ بتائیں کہ جو ہے اس جنگ میں جو ہے لا تعلق ہے, عوام کو انگیج کرنا ضروری ہے. عوام کو انگیج کرنا ضروری ہے. ملک صاحب جو سٹیپس اس وقت گورنمنٹ لینے کی بات کر رہی ہے آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں, حمایت کرتے ہیں کہ واقعی اب ہمیں اس طرح کے ڈیسیجنز لینے پڑیں گے؟ کیونکہ لوگ تو سنجیدہ نہیں لے رہے, جو سچی بات ہے. ہم بھی لوگوں سے ملتے ہیں, لوگ کہتے ہیں بس آیا تھا, ہو گیا, ابھی چل رہا ہے, اب یہ چلتا رہے گا, زندگی نہیں روک سکتے. لیکن کتنا سنجیدہ معاملہ ہے یہ جب آپ ڈاکٹر سے بات کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے. ملک صاحب. جی عادل, بالکل آپ نے درست کہا ہے اور اس میں جو بھی اقدامات اٹھائے جانے چاہیے وہ لازمی طور پر اٹھائے جانے چاہیے. دیکھیں پبلک ہیلتھ کا جو سوال ہے وہ اس کو ایک پرائمری امپورٹنس ہے, اور اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی ایسی کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے یا کوئی ایسی ایک نیچرل کلیمٹی یا ایک وبا کے نتیجے میں, تو پھر باقی ساری باتیں سیکنڈری رہ جاتی ہیں. تو پبلک ہیلتھ پہ ایک باقاعدہ اس کی کیا امپورٹنس ہے, اس پہ حکومت کو, اپوزیشن پارٹیز کو, سول سوسائٹی کو, میڈیا کو, آل سیگمنٹس آف کنٹری جتنے بھی لوگ ہیں, اس کی اویئرنیس دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. کہ ملک صاحب جس طرح ابھی ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب نے بڑی اچھی ایگزامپل دی, انہوں نے کہا کہ میڈیکل کے اپنے زمانے کی بھی بات کی, ہم سب بھی اپنی فیلڈ میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہم سے پیچھے رہ جاتے ہیں, ہم کسی سے پیچھے رہ جاتے ہیں, کوئی 1 سال ضائع ہو جاتا ہے, 2 سال, there are so many reasons. اگر ہم لوگوں کو یہ کنوینس کر لیں کہ یہ مسئلہ صرف 1 سال 1.5 سال میں, ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کی ایجوکیشن کمپرومائز ہو گئی یا کوئی چیز اور کمپرومائز ہو گئی تو آپ جو ہے وہ یہ سوچیں کہ اب میں کوپ اپ کیسے کروں گا, میں کیسے سروائیو کروں گا, بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ 1.5-2 سال اگر محفوظ رہے گا تو پھر ساری زندگی آپ جو ہے وہ گرو کر سکتے ہیں. نہیں, آپ نے بالکل درست کہا. دیکھیں
ऑनेस्टली स्पीकिंग इस वक्त जो एक बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है वो ये है कि मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पर कोरोना की डेली बेसिस पर हमें इतला मिल रही है कि फ़लाँ गांव के अंदर का कोरोना से इंतकाल हो गया, पूरा पूरा घर 3-3, 4-4 लोग एक एक फैमिली के इसमें जान से जा रहे हैं। और हो ये रहा है कि कोई उनकी एक जो प्रोटोकॉल इब्तदा में बनी थी कि एक सील्ड कॉफिन आता था और दफना दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हज़ारों की तादाद में लोग जनाजों में शरीक हैं, जैसे एक किसी और वजह के साथ किसी का इंतकाल होता है उसी तरह से वो जनाजा हो रहा है, वैसे ही उनकी कफन दफन का बंदोबस्त भी उसी तरह से है, वैसे ही बॉडी को नहलाया भी जा रहा है। ये एक बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है जिसपे एक बड़ा क्लियर कंट्रोल आना चाहिए और देखना चाहिए कि इसके ऊपर क्या हो सकता है। चलें, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जरा आपसे फिर पूछेंगे कि शहबाज साहब जो हैं वो अब उनकी रिहाई हो गई है तो मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी क्या होगी और हुकूमत के लिए ज्यादा खतरा क्या है, जहांगीर तरीन साहब का जो 40 लोगों का ग्रोह है वो, या फिर शहबाज शरीफ साहब की रिहाई, या फिर दोनों नहीं। एक ब्रेक के बाद फिर बात होगी। वेलकम बैक जी। मलिक साहब, अब क्या पॉलिटिक्स होगी पीएमएलएन की? कैसी पॉलिटिक्स होगी? एग्रेसिव होगी या मफायमाना होगी? कैसी पॉलिटिक्स होगी आपकी? अदल देखें, पॉलिटिक्स तो आपके सामने पिछले कुछ उसका एक लैंडस्केप वाजे है कि पीडीएम की फॉर्मेशन थी, फिर उसकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपस में इख्तलाफात हुए तो उसमें बड़ी दो विजिबल पोजीशंस आपके सामने रहीं कि पीएमएलएन का ख्याल जो था वो ये था कि लाजमी तौर पे असेंबलियों से रेजिग्नेशंस होने चाहिए और इस सिस्टम का हिस्सा किसी सूरत नहीं होना चाहिए, और साथ ही ये भी डिबेट मीडिया पे फॉर व्हाट रीज़न आई हैव नो आइडिया टू दैट, लेकिन ऑब्वियसली इस बात का तो एक अंदाज़ा है कि शहबाज साहब के आने से कुछ ख्याल ये किया जा रहा है कि वो एक थोड़ी मॉडरेट लाइन लेते हैं और वो प्रैग्मेटिक बात करते हैं, ज़्यादा एक उनकी पोजीशन नहीं होती कि कोई इतनी ज़्यादा कॉन्फ्रंटेशन पे जाएं। लेकिन बहरहाल जो फैसला क्योंकि पार्टी ने अपनी अक्सरियत राय से करना होता है और उसमें बहैसियत सदर शहबाज साहब की एक राय है और पार्टी के साथ पीडीएम की वो जो बाकी जमातें हैं आफ्टर पीपल्स पार्टी के अलहदा होने से, तो ये कलेक्टिव सी कोई पोजीशन होगी जिसमें देखेंगे कि क्या तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं, कोई एहतजाज की सूरत होती है या कोई पार्लियामान के अंदर रह के अपना किरदार अदा करते हैं, तो दैट इज़ टू बी सीन येट। ठीक है, दैट इज़ टू बी सीन येट। जी फिरदौस साहब, वो कहते हैं कोई कलेक्टिव सा डिसीजन होगा। पीडीएम तो आप लोग बार बार कह रहे हैं आपके लिए खतरा नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की जो रिहाई हो गई, अब मरियम साहिबा बाहर, मियाँ साहब बाहर, शहबाज शरीफ साहब बाहर, हमजा शहबाज साहब बाहर, ये आपका एहतसाब भी कहीं बाहर तो नहीं हो रहा? और तरीन साहब भी कह रहे हैं मुझे ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो अगर उन्हें भी सही ठंडी हवा लग गई तो फिर क्या रह जाएगा? जरा आपको सुनवाता हूं। एक दिन पहले मुझे इस्लामाबाद से कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि आपकी मुलाकात, आपके ग्रुप की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इसी हफ्ते में या कुछ चंद दिनों में हो जाएगी, और रिक्वेस्ट ये है आपसे कि आप इस इफ्तारी को पोस्टपोन कर दें, आगे कर दें। सबका ये ख्याल था कि अगर ये एक ठंडी हवा चली है इस्लामाबाद से तो हम इसकी रुकावट ना बने और एक इफ्तारी है उसको हम आगे कर दें, इफ्तारी को हम जबरदस्ती कर सकते हैं। ये मुलाकात अनकरीब हो जाएगी हमारे पूरे ग्रुप की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। सीएम से मुलाकात से पहले जहांगीर साहब कह रहे हैं मुझसे पूछ के मिलते हैं, पीएम साहब से अनकरीब मुलाकात होने वाली है, और ये मुलाकात हो जाएगी तो क्या पुराना दोस्ताना बहाल हो जाएगा और ये एहतसाब सारा जो आप लोगों की ड्राइव थी ये कॉर्नर हो जाएंगी चीजें? क्या होगा? आदिल, आपके इस सवाल के जवाब से पहले चूंकि बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट मेरे भाई ने मलिक अहमद खान साहब ने दिया, आपने उनसे पूछा था कि क्या सियासत का जो पीएमएलएन का अगला है वो क्या लायामल होगा, तो उन्होंने बड़े दबे दबे धीमे धीमे हस्बे रवायत बड़ी शाइस्तगा ज़बान में उन्होंने ये एतराफ़ कर लिया है कि जो नून लीग की सियासत है अब वो मरियम बीबी की जो हट दर्मी और इंतहा पसंद की सोच है उससे आज़ाद होने जा रही है, और वो खुदकुश हमलावर बन के जिस तरह ओवरऑल पाकिस्तान के सियासी लैंडस्केप पे हमलावर हुई थी वो अल्टीमेटली वहाँ पे अब स्टेबिलिटी आना शुरू हो रही है, और ये एक अच्छा मुस्बत साइन है
کیونکہ PMLN ہو یا باقی سیاسی جماعتیں ہوں، اس وقت جس سچویشن سے پاکستان گزر رہا ہے، اور خصوصاً کرونا کے حوالے سے، اور پھر اکنامک فرنٹ اور انفلیشن اور لوگوں کے جو مسائل اور مشکلات ہیں، اس میں مل بیٹھ کے چیزوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور یہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے گھسیٹنے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور سارا دن میڈیا کی سکرین پہ سخت الفاظ کا استعمال جو ہے، لوگ بھی سن سن کے تنگ آ گئے ہیں. عوام یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل کا حل نکلے، عوام یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ریلیف ملے، عوام یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے، مشکلات سے نجات اس سے ملے، اور عمران خان کی قیادت میں جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ ایک اپنا ایسا تعارف اور شناخت برقرار رکھے جس میں وہ ہمیشہ لینے والا نہ ہو، وہ بااختیار ہو، وہ اکنامیکلی امپاور ہو، اور دنیا کی نظر میں پاکستان کی توقیر اور عزت بڑھے. یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے جو انٹرنل پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اب ذرا ترین صاحب کا بتا دینا جی، یہاں تو آپ کو PDM پہ تسلی ہو گئی کہ PDM جو ہے وہ سیاسی ہم آہنگی اور مفاہمانہ سیاست اور جو ہے وہ موجودہ صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے. لیکن ترین صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ترین صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں علی کہ عادل، بیسیکلی ہمیں اس وقت جو سوچنے کی بات ہے کہ ترین صاحب ہوں یا جماعت کے اندر کوئی بھی PTI فیملی کا حصہ کوئی فرد ہو، اس کے گلے تحفظات اور شکایتیں سننا جو ہے وہ پارٹی کی ایلڈرز اور قیادت کی ذمہ داری میں آتا ہے. اگر وہ یہ خدشات کا اظہار کرتے ہیں اور یہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں پہ ان کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی ہو رہی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کا جو مینیفیسٹو ہے وہ سب سے پہلے انصاف دلانا اور احتساب کے عمل کو یقینی بنانا. دونوں کو عمران خان کی قیادت میں آگے بڑھنا چاہیے، اور کسی جگہ پہ بھی میں نہیں سمجھتی کہ پرائم منسٹر کا جو نظریہ ہے وہ ہرٹ ہونا چاہیے. یہ ٹھنڈی ہواؤں کی کالز کس نے کی ہیں فردوس صاحبہ؟ دیکھیں، پارٹی کے اندر جو ہمارا جمہوری جماعت ہوتے ہوئے مختلف نقطہ نظر ہو سکتا ہے، اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، لیکن اگر کوئی پارٹی کے اندر بیٹھی لیڈرشپ جو ہے اس کو کہیں پہ یہ فیلنگ آتی ہے کہ اس کو ٹارگٹ کر کے وکٹمائز کیا جا رہا ہے یا اس کے ساتھ کوئی ڈیفرنٹ سلوک ہو رہا ہے، تو عمران خان صاحب کا تو یہ وعدہ ہے اس قوم سے کہ نو ون از ابو دی لا، اور دو نہیں، ایک پاکستان اور امیر کے لیے اور یہ سی ایم صاحب سے ملنے سے پہلے پوچھتے ہیں ترین صاحب سے جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے. دیکھیں، MPs اس پورے کے پورے پروسیس کے اندر، اس جمہوری معاشرے کے اندر وہ پبلک رائٹ کسٹوڈینز ہیں، اور ہر عوامی نمائندہ جو ہے وہ عوام کو جواب دہ بھی ہے. اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہوں یا جہانگیر ترین صاحب ہوں، وہ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، تو ایک ہی گھر کے فرد جو ہیں ایک گھر کے اندر ایک دوسرے سے ملنے کے لیے کہیں کوئی اجازت تو نہیں چاہیے ہوتی، نہ کوئی NOC چاہیے ہوتا ہے. ہاں، دیکھنا یہ ہے کہ اس سے پارٹی کو نقصان نہ ہو، کسی ایسی سوچ سے، کسی ایسی عمل سے جہاں میرا سوال بڑا سمپل تھا، کیا وہ ترین صاحب سے اجازت لیتے ہیں CM صاحب سے ملنے کے لیے؟ جی، ترین صاحب سے اجازت جو ہے وہ ایک وزاداری رکھ رکھا اور ایک ہمارے روایتی جو طور طریقے ہیں، آپ کے خیال میں یہ جو گروپ بنا ہے 40 ممبر، فردوس صاحبہ، یہ جو 40 ممبر گروپ بنا ہے یہ پریشر گروپ نہیں ہے اور یہ جو ہے تھریٹ نہیں کر رہا آپ کی حکومت کو؟ بالکل نہیں ہے، اور یہ PTI کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، عمران خان صاحب کی ویژن کے ساتھ جڑا ہے، اور الٹیمیٹلی عثمان بزدار صاحب کے لوگ طاقت ہیں، اور کہیں پہ بھی پارٹی کو جہاں ان کی ضرورت پڑی ہے یہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے. ہاں، اوکے، پوائنٹ ٹیکن. میں ذرا وقت کم ہے، ملک صاحب کی طرف جو ریزرویشن ہے ان کو سننا چاہیے. ملک صاحب وہ کہتی ہیں کہ جی آپ کی تجزیہ، آپ کے بات سے اندازہ ہو گیا کہ کیا حالات ہیں PDM کے، اور ٹھیک ہی ہے اگر آپ نے موجودہ حالات کو بھانپ لیا اور آپ لوگ اپنی وہ پالیٹکس نہیں کر رہے جس سے سوسائڈ کمٹ کی ہے فردوس صاحبہ کے بقول PMLN نے، تو یہ پالیسی آپ کی. اور ترین صاحب کا وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو جنون ڈیمانڈ ہے اس کو سن رہے ہیں، پرائم منسٹر بھی مل لیں گے، ان کی ریزرویشنز ہیں، اور ہماری پارٹی کا وہ مسئلہ ہے، ہم اس کو جو ہے وہ نمٹا لیں گے بہتر طریقے سے، اور پارٹی لیڈرشپ کو سننا چاہیے. اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک کرائسس کھڑا ہو گیا ان کے لیے.
देखिए आदिल, बुनियादी सवाल क्या उठता है यहाँ पे कि जो जहांगीर खान साहब की प्रेस टॉक का कुछ हिस्सा आपने चलवाया वो मैंने भी सुनी टीवी पे। अच्छा, उस पर गालिबन बात ये है कि वो जो उनके खिलाफ केसेस रजिस्टर हुए हैं उस पर मैंने राजा रियाज साहब की, इसहाक खान खाकवानी साहब की, कोई एक दिन के और भी अरकान असम्बली का मैंने सुना कि वो मीडिया पे आके क्या कह रहे हैं। वो FIRs को लहराते हैं और लहरा के कहते हैं कि ये ज़्यादती हो रही है और हम इसके सिलसिले में वज़ीर आज़म के पास जा रहे हैं। एक तो असूली बात यह है कि अगर आपने इस सिलसिले में उनको एक्सेस दिए और इस्लामाबाद से आपने उनको कॉल किए, जिसको जहांगीर खान साहब ठंडी हवा का झोंका कह रहे हैं, तो गालिबन फिर ये एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है, यह चाहे वो जहांगीर खान साहब के अकाउंट पे की जा रही है। यानी एक बात तो इस्टेब्लिश हुई कि वो अलेज कर रहे हैं और यहाँ से इस्लामाबाद से उनको मुलाकात का वक्त दिया जा रहा है। तो ये स्टैट्यूटरी राइट है उस इदारे का कि वो किसी को इन्वेस्टिगेट करें, और अगर उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से किसी किस्म का कोई आता है तो इसी को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहा जाता है। जब इन्वेस्टिगेशंस में आप कोई अपनी मुदाखलत करते हैं तो इसके अलावा तो और कोई मीनिंग नहीं बनती। अच्छा, दूसरा जो पहलू है वो ये है कि ये एक इस्टेब्लिश्ड पोजीशन है लीगली कि अगर आप उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल कंट्रोल प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मुतअद्दिद हाई कोर्ट्स ने इसके ऊपर बेशुमार जजमेंट्स दे रखी हैं जिसमें कहा हुआ है कि किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं होगा। राइट, तो ये गालिबन इट इज सेटिंग अ पॉइंट टेकन सर। जरा वक्त की कमी है, मैंने जो है वो एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और मामले क्लाइमेट चेंज का। ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स में पाकिस्तान जो है वो दुनिया के खतरनाक 5 ममालिक में शामिल है जहां पर जो है वो क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट करेगा या क्राइसिस आ सकता है। पाकिस्तान ने समिट में भी हिस्सा लिया, उस पर जरा बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से ताहिर जावेद साहब, डेमोक्रेटिक रहनुमा हैं। उनसे हम बात करेंगे जरा जो क्लाइमेट चेंज समिट हुई है उससे मुताल्लिक। उसमें गुज़िश्ता रोज जब बात की है मलिक अमीन असलम साहब ने इज़हार ख्याल किया, उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखा है कि पाकिस्तान ने क्या इक़दाम अभी तक किए हैं और पाकिस्तान जो है वो मौसमियाती बहरान के खिलाफ जो मुश्तरका आलमी कोशिशें हैं उसमें अपना क्या किरदार अदा कर रहा है। हमारे यहाँ बिलियन ट्री सुनामी का भी एक प्रोजेक्ट हुआ, उसके ऊपर भी जो है वो पाकिस्तान ये क्रेडिट लेता है कि हम इस तरफ कोशिश कर रहे हैं। काफी ममालिक को इसमें बुलाया गया था पाकिस्तान की समिट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले पाकिस्तान का इसमें नाम नहीं था और सरबराहान मुमलिकत जो हैं उनको इसके अंदर शामिल किया गया था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो है वो वजीर माहौलियाती तब्दीली जो है वो शामिल हुए और इस पर जरा हम बात करेंगे कि मैं ताहिर जावेद साहब आपसे ये समझना चाहता हूं कि पाकिस्तान को इब्तदाई तौर पर जो है इस फहरिस्त में शामिल क्यों नहीं किया गया था, क्या रीजन था? हालांकि पाकिस्तान के तो एफर्ट्स भी हैं काफी, क्यों पाकिस्तान जो है वो इस लिस्ट में शामिल नहीं था और बाद में शामिल किया गया? देखें, इसका कोई बेसिकली अभी तक भी हमें भी समझ में नहीं आया कि ओरिजिनली पाकिस्तान इस लिस्ट में क्यों नहीं था। होना चाहिए था, इस वजह से भी होना चाहिए था कि पाकिस्तान के ऊपर ये क्लाइमेट चेंज की एक थ्रेट भी है। फिर ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान इसके अंदर अपनी जिस तरह की भी उनकी कोशिशें हैं, बहरहाल वो उस चीज़ को उजागर भी कर रहे हैं और इसको एजेंडा का हिस्सा भी है। और ये बिलियन ट्री का जो इनिशिएटिव है, तो ये दोनों तरफ से पाकिस्तान क्वालिफाई करता था कि थ्रेट की तरफ से भी और इनिशिएट जो इन्होंने की हुई चीज़ों दोनों तरफ से। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि ये कोई क्राइटेरिया पता चल सके। लेकिन एक चीज़ तो बहरहाल साबित हो गई कि पाकिस्तान कोई ऐसी लिस्ट में नहीं था कि जी इनको शामिल ना किया जाए, क्योंकि ये समिट आखिरी समिट नहीं था। इसके बाद एक सीरीज है और बहुत सारे और इसके बाद होंगे, तो माइट हैव बीन कि भी उनका एक आइडिया हो कि पाकिस्तान सेकंड समिट के अंदर उनको बुलाएंगे। क्योंकि लेकिन सर हमने देखा है अमूमन पाकिस्तान तो अगर ये नहीं था, लेकिन अमूमन हमने देखा है कि अमेरिका जैसे मुल्क में अगर लिस्टें बनती हैं, फहरिस्त बनती है और उसमें एक दफा डिसाइड हो जाए कि किन कंट्रीज ने आना है या कौन से नाम आने हैं, वो एक दफा बन जाए तो फिर मुमकिन नहीं होता कि वो दोबारा शामिल हो। पाकिस्तान का नाम दोबारा शामिल किस तरीके से हुआ है, क्या जो है वो एफर्ट्स हुई हैं, क्या किया गया कि जिससे पाकिस्तान दोबारा शामिल हुआ है? क्योंकि क्रिटिसिज्म भी हो रहा था कि पाकिस्तान का नाम नहीं है, लेकिन फिर पाकिस्तान का नाम आ गया। हालांकि पाकिस्तान में तो ये हो सकता है कि लिस्ट चेंज और नाम आ जाए, लेकिन अमेरिका जैसे मुल्क में खासा मुश्किल काम है, कैसे पॉसिबल हुआ है?
ہاں دیکھیں یہ ایک بڑی ایک خوش آئند چیز ہے کہ ہمارے جو کچھ ایسے دوست پاکستان کے موجود ہیں ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی اور کانگریس میں بھی اور سینٹ میں بھی، جنہوں نے اس چیز کو فیل کیا، جس میں سر فہرست نام لوں گا کہ کانگریس وومن شیلا جیکسن لی جو پاکستان کاکس کی چیئر ہیں. ان کو جب اس چیز کا، جب میں پاکستان سے واپس آیا تو میں نے ان سے میٹنگ کر کے ان کو بتایا کہ جی پاکستان اس سمجھ میں نہیں ہے، تو انہوں نے پورا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی کہ اس میں کون ہے. جب اس نے دیکھا کہ بھی اس کے اندر انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، بھوٹان ہے، ریجن کے باقی کنٹریز ہیں، تو کوئی میک سینس نہیں بنتی تھی کہ پاکستان کو اس میں سے کیوں مس کیا گیا. تو دین شی پٹ ہر ایفرٹس ٹوگیدر. ایک لیٹر بھی لکھا، ایک دو اور کانگریس مینوں نے بھی لیٹر لکھا جو ہمارے دوستوں نے ان کو بولا. لیکن بہرحال ان لیٹر سے ایز سچ 2-3 دن 4 دن گزرنے کے بعد بھی جب نہیں ہوا تو شی اسٹارٹڈ میکنگ فون کال. اور پھر ان کی ایک اپنی وائٹ ہاؤس کے اندر بلیک کاکس کی ایک میٹنگ تھی، تو اس کے اندر بھی ڈپٹی جو ان کے تھے اپنا چیف آف اسٹاف، ان سے انہوں نے ریز کیا. اور دین جو بھی ان کی کال ہوئی کلائمیٹ چینج کے ایمبیسڈر جو ہیں ان کے آفس میں، تو شی نیگوشیٹڈ کہ بھی ٹھیک ہے ابھی ٹو لیٹ ہو گیا ہے، انسٹیڈ آف انوائٹنگ دا پرائم منسٹر اور پھر پرائم منسٹر کے اپنے جو ہے اسکیجول کے اندر چیز فٹ نہیں ہو رہی تو پھر یہ ایفرٹ ضائع نہ ہو، تو اس لیے آپ منسٹر کو انوائٹ کریں تو ایٹ لیسٹ پاکستان شوڈ بی آن دا ٹیبل. تو اس طرح سے یہ ایک معاملہ بنا جس کے اوپر یہ. لیکن اس سے آپ یہ دیکھیں عادل صاحب کہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ نمبر 1 پاکستان کے بڑے سنسیئر فرینڈز یہاں پہ موجود ہیں، اور نمبر 2 کہ پاکستان کسی ایسی لسٹ میں نہیں ہے کہ ان کو شامل نہ کرنے کی کوئی بگ ریزنس ہو. سر یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے، ورلڈ اکنامک فورم نے تو بڑا اپریشیٹ کیا پاکستان کے بلین ٹری سونامی کو، تو یہ تو ہو گیا کلائمیٹ چینج سے متعلق. اب جو پاکستانی ڈائسپورا ہے وہ کس طرح دیکھ رہا ہے جو بائیڈن انتظامیہ کے پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ اس وقت ریلیشن شپ ہوگی، وہاں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ کلائمیٹ ایک ایسا ایشو تھا، ایسا ایک ٹاپک تھا جس کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان اور بائیڈن دونوں ایک ہی پیج کے اوپر ہے. اس کو بہت اچھا بلڈ کیا جا سکتا ہے. آج اس کی جو بھی انیشیٹ ہو گیا اس کو ہم کریں گے، اور یہ کیونکہ یہ ایشو پریزیڈنٹ بائیڈن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اوپر آپ دیکھیں گے بھی کہ انہوں نے سب سے پہلی اپوائنٹمنٹ کی تھی جب اپنا الیکشن کے بعد. اسی طرح پرائم منسٹر عمران خان کا بھی آن دی ادر اینڈ بلین ٹری کا جو انیشیٹو تھا، اور وہ اپنی ذاتی طور پہ انہوں نے پتہ نہیں کتنی، جب سے وہ پرائم منسٹر بنے تھے سو مینی ٹریز ہی پلانٹڈ ہمسیلف، وہ جو ایک لیڈنگ فرام دا فرنٹ. تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا جو پاکستانی ڈائسپورا جو ہے، ہم جو 90% کے قریب ہم ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق ہے سب کا، ان کے بڑے ریلیشن شپ ہے، بہت سارے لوگوں کے بڑے قریبی ریلیشن شپ ہیں ایڈمنسٹریشن میں بھی، کانگریس میں بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگلے 3.5-4 سال جو ہیں، 4 سال جو ہیں، اور اس کے اندر جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی پاکستان کے ساتھ تھرو ڈائسپورا اور آبویسلی ورکنگ ود ڈپلومیٹس، یہ ایک اچھا ایک ایکویشن بن جائے گی. اور اوپر سے یہ سپتمبر میں جب فوجوں کا انخلا ہونا ہے، اس میں پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہے جس کو ریکگنائز کر رہے ہیں اس وقت کانگریس اور سینٹ کے ممبران، اور اس کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں. تھینک یو سو مچ طاہر جاوید صاحب موجود تھے. ہم پروگرام دیکھا. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen